प्रोग्राम के इस हिस्से का जो आगाज है असी प्रोफैसर योजना रावत बचकर पंजाब यूनिवर्सिटी के बीजूआई ने लेखक ने कहानीकार ने जिन्होंने सुरजीत पात्र दी कवितावां का अंग्रेजी जुबान च अनुवाद किया गुरशिंदर सिंह उन्होंने भी मेरी बेनती है मंच से साडे नाल शामिल होण। सो इस हिस्से सुरजीत पात्र दियां कवितावां का जो अनुवाद है उसदे नाल आगाज करन लगे हैं। सो मैं प्रोफैसर योजना रावत को बेनती करदा कि प्रोफैसर योजना रावत जी। आप सबको नमस्कार, श्रद्धांजलि सुरजीत पात्र जी को। पहली कविता है एक लफ्ज विदा एक लफ्ज विदा लिखना, एक सुलगता सफा लिखना। एक लफ्ज विदा लिखना, एक सुलगता सफा लिखना, दुखदाई नाम तेरा अपने से जुदा लिखना। सीने में सुलगता है, सीने में सुलगता है यह गीत जरा लिखना, पन्ने जल जाएंगे किस्सा न मेरा लिखना। सीने में सुलगता है ये गीत जरा लिखना, पन्ने जल जाएंगे किस्सा न मेरा लिखना। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर मेरे थल का पता लिखना, इस जर्द से सफ़े पर कोई हर्फ हरा लिखना, और मरमर के इन बुतों पर आखिर तो हवा लिखना। पंजाब उनकी धड़कन था, पंजाब की धरती, पंजाब के सरोकार, पंजाब का युवा, पंजाबी डायस्पोरा, बहुत सी कविताएं उनकी समर्पित हैं। तो ये कविता है पंजाब को समर्पित। क्या बताएं हाल पंजाब का, क्या बताएं हाल पंजाब का, उस शर्फ के सुर्ख गुलाब का, उस बीच से टूटे गीत का, उस बिछड़ी हुई रबाब का। क्या बताएं हाल पंजाब का, उस शर्फ के सुर्ख गुलाब का, उस बीच से टूटे गीत का, उस बिछड़ी हुई रबाब का। वहाँ कोख हुई है कांच की, वहाँ कोख हुई है कांच की, वहाँ बच्चियाँ मुश्किल बचती, जो बचे तो आग में जलती जैसे टुकड़ा हो कबाब का। हमने खेतों में बीजी जो खुशियाँ, वो क्यों बन उगी खुदकुशियाँ। ये रुत है किस मिजाज की, ये मौसम किस हिसाब का, क्या बताएं हाल पंजाब का। हम साज की तारें कस दें, हम साज की तारें कस दें, इस रात को दिन में बदल दें, अगर मोहब्बत मिले हुजूर की, अगर हो जाए हुक्म जनाब का, क्या बताएं हाल पंजाब का, क्या बताएं हाल पंजाब का। और उनकी बहुत मशहूर कविता है कवि साहब। कवि साहब, मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ राज सिपाहियों से। मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ राज सिपाहियों से, पंक्ति काट देता। मैं दूसरी पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ गुरल्ले बागियों से, पंक्ति काट देता हूँ। मैंने अपनी जान की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों का ऐसे ही कत्ल किया। मैंने अपनी जान की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों का ऐसे ही कत्ल किया है। उन पंक्तियों की रूहें अक्सर चारों ओर मंडराती रहती हैं और मुझसे कहती हैं, कवि साहब तुम कवि हो या कविता के कातिल। तुम कवि हो या कविता के कातिल। सुने मुंसिफ बड़े इंसाफ के हत्यारे, बहुत से मजहब के रखवारे, खुद मजहब की पवित्र आत्मा को कत्ल करते भी सुने थे। सिर्फ यह सुनना बाकी था और सुन भी लिया कि हमारे वक्त में खौफ के मारे, कि हमारे वक्त में खौफ के मारे कवि भी हो गए कविता के हत्यारे। कवि भी हो गए कविता के हत्यारे। और उनकी एक बहुत प्यारी कविता मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी सिंपल सादगी से भरी हुई। किस तरह जो है पंजाब में आके बाहर के लोग बस रहे हैं, जिनके ऊपर आज हमारा समाज निर्भर कर रहा है। आया नंद किशोर, आया नंद किशोर, रोजी रोटी के लिए आया नंद किशोर, चल के दूर बिहार से गाड़ी बैठ सियालदा, साथ में कई और। रोजी रोटी के लिए आया नंद किशोर, चल के दूर बिहार से गाड़ी बैठ सियालदा, साथ में कोई कई और। रामकली भी साथ, रामकली भी साथ थी, सुगड़ लुगाई नंद की, लुधियाना के पास ही एक गांव बड़ेवाल में जड़ लगी और कोपल फूटी राजकली की कोख से,
जन्मी उसकी बेटी। नाम रखा माधुरी। नाम रखा माधुरी, मैंने कल देखी माधुरी गांव के उस स्कूल में, रिब्बन में बांध चोटियां सुंदर पाटी पोंछकर ऊड़ा एड़ा लिख रही। मैं एक बात बताना चाहूंगी, पात्र जी को पंजाबी से इतना प्यार था कि उन्होंने मुझे कुछ शब्दों को अनुवाद करने की इजाजत नहीं दी, बड़े प्यार से। कहते इस बहाने लोग की थोड़ी बहुत पंजाबी सीख लेने की हमारी गल जिमें माँ बोली शब्द उन्हें क्या माँ बोली नहीं चेंज करना, माँ बोली ही रखना है। ऊड़ा एड़ा, तो ऊड़ा एड़ा को हम क्या बोलें, उसको ABCD या क नहीं बोल सकते। सो मैंने इसको ऊड़ा एड़ा रखा, उनकी भावनाओं को मैंने ऑनर किया और मुझे अच्छा लगा उनका ये लॉजिक। कल देखी मैंने माधुरी गांव के उस स्कूल में, रिब्बन में बांध चोटियां सुंदर पाटी पोंछकर ऊड़ा एड़ा लिख रही, ऊड़ा एड़ा लिख रही बेटी नंद किशोर की। कितना गहरा नाता है शब्दों और रोजगार का, कितना गहरा नाता है शब्दों और रोजगार का। इसी गांव के लाडले पोते अक्षर सिंह के बैठ बाप की कार में रोज लुधियाना जाते, कॉन्वेंट में पढ़ रहे ABCD सीखते। इसी गांव के लाडले पोते अक्षर सिंह के बैठ बाप की कार में रोज लुधियाना जाते, कॉन्वेंट में पढ़ रहे ABCD सीखते। कितना गहरा नाता है अक्षर और आकांक्षा, रोजी रोटी के लिए आया नंद किशोर, चल के दूर बिहार से, गाड़ी बैठ से आदा, साथ में कई और एक उनकी कविता जो कि बहुत ही प्यारी कविता है और बहुत ही इमोशनल कविता है, मेरी कविता। मेरी माँ को मेरी कविता समझ ना आई, बहुत सुंदर कविता है। मेरी माँ को मेरी कविता समझ ना आई, भले ही वे मेरी माँ बोली में लिखी गई। मेरी माँ को मेरी कविता समझ ना आई, भले ही वे मेरी माँ बोली में लिखी गई थी। वह तो सिर्फ ना समझी कि बेटे की रूह को दुख है कोई। वह तो सिर्फ इतना समझी कि बेटे की रूह को दुख है कोई, मगर इसका दुख मेरे होते आया कैसे। बहुत गौर से देखी मेरी अनपढ़ माँ ने मेरी कविता। देखो लोगों, कोह के जाए माँ को छोड़ दुख कागजों से साझा करते हैं। देखो लोगों, कोह के जाए माँ को छोड़ दुख कागजों से साझा करते हैं। मेरी माँ ने कागज उठा सीने से लगाया, शायद ऐसे ही मेरे कुछ करीब हो जाए मेरा जाया। मेरी माँ को मेरी कविता समझ ना आई, भले ही वह माँ बोली में लिखी। और एक लास्ट कविता, एक मैं छोड़ रही हूँ। लास्ट कविता भूमिका जो मुझे बहुत पसंद है। कविता का शीर्षक है भूमिका। हे मेरे लहू की लिपा, हे मेरे लहू की लिपि के उदास अक्षर, हे मेरे लहू की लिपि के उदास अक्षर, मेरे अंधेरे के हर्फ उदास उपनिषद, मेरा आहत नाद एक सुलगती किताब। हे मेरे लहू की लिपि के उदास अक्षर, मेरे अंधेरे के हर्फ उदास उपनिषद, मेरा आहत नाद एक सुलगती किताब। एक पगडंडी है मेरे गांव से मेरी पुस्तक की धुंधली सत्रों तक। एक पगडंडी है मेरे गांव से मेरी पुस्तक की धुंधली सत्रों तक। यह पगडंडी है मेरी जननहारी की उदास मोहभरी आंखों और मेरे पिता के परदेस तक। यह पगडंडी है पूरन की अंधी माँ के कांपते हाथों से पूरन के चेहरे तक, सुबह की दहलीज से शाम की दरगाह। शाम जो मेरे उदास वृक्षों की मौन प्रार्थना है, शाम जो एक नदी है आदि से नाद की। शाम जो मेरे उदास वृक्षों की मौन प्रार्थना है, शाम जो एक नदी है आदि से नाद की। आज समय के इस किनारे पर मैं अपनी छाती के आग के जलते दियों को जल में प्रवाहित करता हूँ। मैं अपनी छाती के आग के दियों को जल में प्रवाहित करता हूँ यादों की अस्थियाँ अपने रक्त के नदी पुष्प। यह जल जो पुरखों के पर्वत से बारिशों के देश की ओर बहता है। जल की यात्रा अनंत है जबकि दियों के कुछ पल। जल की यात्रा अनंत है जबकि दियों की कुछ पल। मैं शाम के धुंधलके में दृष्टि की सीमा तक अपने दियों को
जगते तैरते देखने का लोभी हूँ इस मोह माया के लिए। इस मोह माया के लिए मेरी प्रभात के प्रभु मुझे क्षमा कर देना। ये कविता कुछ भी नहीं, तपते अहम का सुरबद्ध संताप है, एक वियोगी मन का विलाप है। कुछ बूंदे हैं ये जो मैं तप सहती रूह से निकाल लाया हूँ। यह एक गवाही है कि उदास अंधेरा इस तरह लिखता है, कि उदास अंधेरा इस तरह लिखता है। गुड इवनिंग एवरीवन जी। मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि अपना पात्र साहब मुझसे मिल रहे हैं, उन्होंने दिया गल्ला कर रहे हैं और 11 तारीख को एक छोटा सा आर्टिकल मैं लिखा सीगा और आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू बिफोर द रेसिटेशन ऑफ द पोएम स्टार्ट। Exactly a year ago, Pathar Sahib left us in his physical form. Yet not a single day has passed when his absence hasn't passed itself upon my spirit. Today, the ache is not nostalgia. It is a raw wound kept open by the echo of his laughter, the gravity of his gaze, and the luminous trail his words left behind. He occupied a vast, hallowed space in my inner world, a space that now feels hollow, yet somehow brimming with his presence. Such is the paradox of grief, when the one mourned was and remains larger than life. It is said that the truly great do not belong to anyone because they belong to all. Pathar Sahib was that rare soul, one who moved through life with hardly any enemy and yet a friend to everyone. People from all walks of life, all ideologies, all ages laid claim to him and he never resisted. His charisma was not performative, it was magnetic in the most human way. No one left his presence feeling unseen. No wonder he was called the people's poet, for he did not speak to the people, he spoke as them. I remember vividly the morning of his passing. We were to attend an event together. At 7 in the morning, my call was answered, not by him, but by Panji Bhupinder, trembling voice. The stillness on the other end of the line was the first clue. The silence in his room when I arrived confirmed it. That day, the stretcher I shouldered bore not just a body, but the weight of a collective loss. 3 decades of mentorship have gifted me the unforgettable honor of translating his work, especially his ghazals, into 2 published volumes. He had such faith in my abilities, a faith that made me labor over each line, not just as text, but as living breath. He once told me, half joking, "You have begun to make my words breathe in a language different." I considered it the highest compliment of my literary life. He stood by me at each book release, his eyes lighting up with quiet pride, his approval wordless and thunderous. And yet beyond his art, it was his conscience that defined him. Pathar Sahib never wrote from detachment. His pen was forged in protest and tempered in compassion. He stood with farmers, with laborers, with the voiceless. His presence at rallies and his poetries were twin acts of resistance. His words had weight because he knew their worth. He did not speak often, but when he did, the world listened, not out of obligation, but reverence. He has left us, yes, the quill has fallen silent, but his voice, venerable, revolutionary, profoundly human, still braids itself into our breath, into the murmurs of Punjabiyat, into the quiet space between lines where poetry still listens for him. Surjit Pathar is not gone. He has simply crossed over from being heard to being remembered, and in remembrance, he continues to speak. Thank you. And a compromised throat,
and my vocal cords will not, let me do justice to his verse that deserves much more. So I invite someone who carries her own spark, my student Bhavika, to read Pather Saab's poems in English. May his spirit speak through her tonight. Thank you. Good evening, esteemed guests. I am Bhavika, student of Mr. Gushminder, my mentor and translator of Surjit Pather's selected works. Tonight, I present Pather Saab's verse on partition, his lyrical ghazals, and a poem for children. I invite you all to savor these translations not merely as renditions, but as echoes of the original spirit reimagined in English. So here's the first one. Now this one is a powerful verse on partition, the human cost of it. Tarti, the earth. When for the first time on the red fort fluttered Tiranga, winds pranced, rivers leapt, be it Yamuna, be it Ganga. In the meanwhile, the air echoed with many a war cry. Allahu Akbar and Har Har Mahadev thundered in the sky. In it all, Bole So Nihal too mingled and got distinctly heard. Forsaking religion, compassion, all in lust, anger submerged. Thousands of women wailed and the men whooped, dipping in wombs their sizzling daggers as they cooled. Satluj appears perplexed. Must it in celebrations shed a tear? If not, how must it make corpses in its waves disappear? They say no dagger ever slices water into two. Split of the Ravi in two chunks, I did view. Guilt-stricken, the water of Chenab did ail, drowned in hatred, died each love tale. Against hope, the Beas hopes. How do I offer solace? The blood stains on my water, where do I go erase? Jhelum advises calm, futile is the weeping of water. The blood stains on my water, where do I go erase? Corpse-laden trains, as gifts brothers did send, a river myself to die, in which river should I descend? The moment corpse-laden trains rolled over the bridge's end, the day declined as if on earth last evening did descend. The sun never rose again, so the dark did creep. At times, from some eye an old morn does seep. You always say, we lived like brothers. Who was it then that got married to the daughters? Who was it that dragged mothers into fire by hair? Who was it that defiled the sanctity of the sex fair? Who was it that still somewhere hidden within us lie? Who was it that killed many, but from us did not die? The market's mothers, sisters, daughters, women traversed. In ache and shame they were draped. When were they undressed? Naked was the lust in men. Their sects too naked. Who could clothe them when clothing itself stood naked? Some father, having strangled his pampered daughter, transferred her from his lap into the lap of death forever. Thanks galore, O Lord, for making death happen. No breeze alien touches one in this secure heaven. Alamia, if death alone is the safest zone, leaving frocks and shirts, should I not stitch shrouds alone? It is said that the truly great belong to all. Pather Saab, as people's poet he was called, through his eloquent verses, captured the essence of Punjabi life, joys, sorrows, the eternal spirit of it. On that note, here is a very powerful ghazal. How would something spoken? Kuch kiya tha. How would something spoken the darkness bear? What would silence make the candelabra declare? If the song breathed its last tonight, how would my friends endure my being alive?
People into trees did turn in this court. Repeated hearings sapped their innermost. Tell them now, return to their homes, deserted. How long would they stand here, rooted? My friends, who departed in the hope that I would pen their sorrows into song, if I remain quiet, if nothing do I utter, forever like souls they will continue to totter. Those for a living in lands foreign strive, to their native land one day arrive. Some would funeral pyres of their mothers lit, others under the trees of graveyard sit. Would justice deliver these ego-born? Would these silent statues of stone perform? Those hung on crosses would not re-emerge. Regimes would change, sun's surface submerge. These painted in colors shall deface, these engraved in marbles shall efface. Those in air, hands ablaze craft, words such till eternity shall last. Mere fallacy of my mind is it. Some lamp on my tomb be lit. If winds such over graves hover unruffled, will then lamps lit in homes too stand stifled? The next one, dear everyone, is a metaphorical ghazal. Fasila, stand apart. The way day and night stand apart, my aspirations and standing stand apart. Words are quite gentle, O Lord, may my words and emotions stand apart. Yes, I promised to keep my lips virgin, but alas, this thirst and that utterance stand apart. If you're quite athirst, he said, may I bridge the killing space between relations that stand apart? Religion, morality, law, who it is that makes my trees and your showers stand apart. Listen to his utterances, hues and radiance, but alas, his practice and his precept stand apart. The cup of hemlock fell short of my lips, making me and Socrates stand apart. Now this one, dear everybody, brimming with pure innocence, shows Patarji's profound love for children. It is Hai Meri Kursi, Hai Mera Mez. Oh my chair, oh my table. There was a chair, there was a table, and a boy, Harman Tej, not so able. In the middle of night at 12 o'clock, the boy heard the table and chair engrossed in talk. The chair to table was busy telling, here I am in frustration living. This boy named Harman Tej has a promising name but a sluggish pace. Look here, in dust I lie, hardly does he bother why. Look at my seat and the cushion, oh, how my charm has suffered a blow. Started saying the table, it is true, everything that you have put through. Look at my condition, palpable. Cluttered lie on me, things in state miserable. Open pen, books and copies lie, amidst much hue and cry. Much am I ill at ease, what do we do to restore peace? Let us be about and up, and like the horses gallop. Slightly ponder over my suggestion, and indulge in some introspection. You have legs for, even 2 is my score. Immediately after it got announced, furore around got much more pronounced. The table trailing, the chair ahead, like horses each of them fled. Trotting and galloping at brisk pace, the chair and table continued the race. Pen, books and things other fell on the path hither and thither. Harman Tej awoke with a startle, oh my chair, oh my table. He woke up with his smile intact, everything around he found correct. He stood to dust the chair and change the soiled cushion covers with care. He got up to lend the table its grace, heaping copies, papers and pens at proper place. Chair and table laughed quietly. Harman Tej burst into laughter loudly. What did happen? Inquired Ammi. He answered, nothing, Mummy.
Something there is, Mummy concludes. Such joy my son excuse. Thank you so much, everyone.